नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरा नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। जलम बिना अथवा हम कहें तो जलात। जी आप होस्ट हैं, नमस्कार। अच्छा, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम ये क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आइए आप हम लोग कोई अलग अलग विषयों पे और पेशेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो क्लिनिकल संभाषा है
इस पर से जो सारांश निकलता है कोई भी केसेस पे, कैसे ठीक करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं ट्रीटमेंट देते टाइम, तो उससे हम लोग सीखते हैं। सभी का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सभी वैद्य, सभी चिकित्सक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई 7 बजे का लेक्चर हो रहा है ना, और कोई 7 बजे के लेक्चर में 7:50 में एंट्री करेगा और वहां पे आएगा और वेटिंग रूम दिख रहा है, उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं अपने विषय पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ कौन क्या बोल रहा है। ये मेरा अगर ध्यान नहीं जाता है तो मेरी चुगली अगर करेंगे तो करते रहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग को कभी भी आना है, कभी भी जाना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको आना है तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे। मंदिर है क्या, मंदिर का घंटी बजाओ और कभी भी एंट्री करो, ऐसा नहीं होगा। अब मेरा चुगली किया गया है, कोई बात नहीं, मेरे को पता चल गया मेरा चुगली किया गया है, मुझे अच्छा लगा कि मेरी चुगली भी की जा रही है, कि मैं एंट्री नहीं करने दे रहा, कोई बात नहीं, मेरा और चुगली करिए। अब मैं आप लोगों को विरेचन द्रव्य कैसे काम करते हैं और विरेचन की चिकित्सा कौन कौन सी व्याधियों में करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास पंचकर्म का, 5 कर्म का इतना बढ़िया चिकित्सा बताया गया है हमारे आचार्यों ने। कुछ पेशेंट जो रहते हैं वो कुछ अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, कुछ स्पेशल बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ के जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, कुछ परतंत्र रूप से रहते हैं, मतलब मेन डिजीज या एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो उसकी प्रकृति पे, देश पे, काल पे, बल पे, अग्नि पे, दोष दृश्य और अधिष्ठान पे सारा निर्भर रहता है कि वो व्याधि कितना ज्यादा बड़ा है, उसकी व्यापकता और उसका मतलब कितना वो सिवियरिटी है। तो हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो जो ऐसे बोलते हैं कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाच नहीं। दोष अगर थोड़ा सा प्रकुपित है तो हम लंघन, पाचन और शमन से ठीक कर सकते हैं। ये तो संशोधन ही तेषाम न तेषाम पुनरुद्भव। लेकिन जब हमने संशोधन कर दिया और बहुत ज्यादा दोष बढ़े हैं, उसमें संशोधन चिकित्सा कर दिया, तो वो फिर से व्याधि होती ही नहीं है। तो जब संशोधन की बात आती है तो उसमें हम लोग विरेचन कर्म, जो अधोमार्ग से शरीर की शुद्धि करता है, उस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो विरेचन के लिए बहुत सारे द्रव्य हैं अवेलेबल आयुर्वेद में, आप लोग यूज भी करते हैं, थोड़ा उसी का रिवीजन कर लेते हैं। तो त्रिफला चूर्ण से लोग विरेचन करते हैं, फिर पंच सकार चूर्ण से करते हैं, षड सकार चूर्ण से करते हैं, सुख सारक वटी से करते हैं, मधु यष्टि चूर्ण से करते हैं, इच्छा विधि रस, अभयारिष्ट, त्रिवित लेहम, एरंड तेलम, फिर उसके बाद में सुकुमार घृत से भी कभी कभी होता है, मणिभद्र लेहम से होता है, फिर मिश्रक स्नेहम से होता है, मनुका खाने से होता है, सोनामुखी उससे होता है, ऐसे दंती का मूल का प्रयोग करने से बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं। पेशेंट की कोष्ठ की परीक्षा करके हम लोग अलग अलग द्रव्य सेलेक्ट करते हैं या अवेलेबल है उस हिसाब से करते हैं। तो कुछ पेशेंट जो रहते हैं वो हमारे पास, पेशेंट तो आते हैं लेकिन वो मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है, पैलेटेबिलिटी देखते हैं। अगर सबको हम त्रिवितलेम खिलाएंगे और किसी को कड़वा पसंद नहीं है तो त्रिवितलेम नहीं खा पाएगा। किसी को हम एरंड तेल बोलेंगे, वो बोलेगा हमको तेल से ही स्मेल से उल्टी आ रही है, तो वो नहीं लेगा। तो हमें पैलेटेबिलिटी मतलब वो कितना ले पा रहा है उस पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग एरंड वृक्ष हरितकी का टैबलेट आ रहा है आजकल, जब मैं बीएमएस कर रहा था तो उसका चूर्ण आता था, वो चूर्ण लेने में तकलीफ होता है तो उसका टैबलेट आ गया। ऐसे अलग अलग टाइम पे मेडिसिन भी अभी आजकल अच्छा अच्छा बन रहा है, कोई कैप्सूल फॉर्म में एरंड तेल का बना रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो जो विरेचन कर्म है उससे उसका क्या उपयोगिता है कि शरीर का पित्त और पूरा टॉक्सिन्स और मल की शुद्धि करना है। तो जैसे कि ज्वर व्याधि, कुष्ठ व्याधि, कामला व्याधि में बोला है विरेचन, ऊर्ध्वक रक्त पित्त में प्रतिमार्गम च विधीयते विरहरेत, मतलब नीचे से हमको ऊर्ध्वक रक्त पित्त में निकालना है, विसर्प में निकालना है। जहां पे पित्त की दुष्टि होती है तो हमें निर्हरण करना जरूरी होता है या पित्त का शमन करना जरूरी होता है। इसी तरह से कुछ वात व्याधियां रहती हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्त्रोतोरोध रहता है, जैसे कि गुल्म व्याधि, वातोदर उदर रोग, वात कफज अर्श, उदावर्त, फिर अनाह और पांडु। पांडु में तो हमें विरेचन करना ही पड़ता है। तो विरेचन द्रव्य का प्रयोग हम लोग करते हैं तो अच्छे से मल प्रवृत्ति होती है। कुछ द्रव्य जो रहते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके करते हैं, जैसे गोमूत्र है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से करते हैं,
कुछ इरिटेंट होते हैं जो वहां की श्लेष्मा ग्रह को इरिटेशन देते हैं, जैसे इच्छा बेदी, जमाल गोटा, ये इरिटेट करते हैं और पूरा शरीर का शुद्धि करते हैं। और आयुर्वेद में भी ऐसे बताया है कि कुछ द्रव्य अनुलोमन करते हैं, जैसे कि हरितकी जैसे द्रव्य हैं, वो मल का पचाए या ना पचाए और अनुलोमित कर देते हैं मल को और अपान वायु को। कुछ द्रव्य कुटकी जैसे द्रव्य होते हैं जो भेदन करते हैं, मल का भेदन करते हैं, पूरा आम का भेदन करते हैं और मल को पूरा पचा के फिर निकाल देते हैं लिक्विफाई करके। कुछ द्रव्य स्त्रंसन होते हैं, वो मल को सुखपूर्वक निकालते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं होती है, जैसे आरकवत, मल को पचाए ना पचाए कैसा भी निकाल देते हैं। और कुछ द्रव्य रेचन होते हैं, जैसे दंती मूल, त्रिवित, ये पूरा लिक्विफाई करके इरिटेंट होते हैं। दंती मूल हो गया और भी त्रिवित हो गया, निशोत्तर, ये अच्छे से पूरा लिक्विफाई करके निकालते हैं। तो आयुर्वेद में हर मेडिसिन पे बहुत रिसर्च करके ऋषि मुनि लोगों ने हमको हर चीज बताया है। जैसे कि जलोदर हो गया, शोथ रोग हो गया, उसमें हमें विरेचन देना ही पड़ता है। लेकिन कुछ भी हम चिकित्सा दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग तीक्ष्ण विरेचन दे रहे हैं, तो उसमें ये भी रहता है कि जलीय धातु कितना निकल रहा है या कफ का शोषण कितना हो रहा है। अति प्रमाण में हो गया तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाएगा, चक्कर आएगा, भ्रम होगा, आंखों के नीचे खड्डापन आएगा, बीपी कम हो जाएगा, वो तकलीफदायक होता है। तो हम जो चिकित्सक हैं, हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं हर पेशेंट में। हमने अपने गुरु लोगों से सीखा है, हम लोगों ने जहां पर भी सीखा है, तो कितना दवाई कितना डोज में दें कि विरेचन सुखपूर्वक हो, कि पेशेंट को कोई व्यापक कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब विरेचन द्रव्य जो है वो विरेचन कल्प स्थान में देखेंगे तो विरेचन कल्प में बहुत ही मेडिसिन बताए हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशन बताए हैं, त्रिविध के कल्प अलग अलग फॉर्म में बताए हैं। तो हमें दोष दुष्य और व्याधि प्रतिनिक को ध्यान में रखते हुए हम चिकित्सा करते हैं। विरेचन कर्म जो रहता है वो पंचकर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। आप लोग को मालूम है ये चीज, सब लोग वमन नहीं करा सकते हैं, लेकिन विरेचन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है किसी को। और उल्टा लोग चाहते हैं कि हमारा पेट साफ हो जाए, कचरा निकल जाए, थोड़ा सुखपूर्वक हम खा पी सके, थोड़ा रेस्ट मिले। और नहीं तो किसी ने कॉन्स्टिपेशन है और उसको हार्ट में पेन हो रहा है, आईसीयू में एडमिट है, तो वहां पर भी एनीमा दिया जाता है साबुन के पानी का। वो तो विरेचन कर्म सबके लिए बहुत अच्छा है, इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर अच्छे मात्रा में दिया जाए, डॉक्टर एक्सपर्ट हो तो दिया जा सकता है। अब विरेचन जो देते हैं वो अपने ग्रंथों में अलग अलग तरह से बताया है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ज्वर व्याधि है, ज्वर व्याधि में निशोत्तर का चूर्ण है, उसको शहद और घी विषम मात्रा में लेके निशोत्तर का चूर्ण बताया गया है। इसी तरह से अमलतास या आरकवत की मज्जा है, उसको दूध के साथ लेने के लिए बोला है। ज्वर व्याधि में त्रायमाणा नाम का चूर्ण है, उसको दूध के साथ लेने के लिए बोला है। ये ज्वर चिकित्सा में 230 नंबर के श्लोक से 233 नंबर के श्लोक तक इसके बारे में बताया है। इसी तरह से रक्तपित्त, ऊर्ध्वक रक्तपित्त जो होता है, तो निशोत्तर या अमलतास की मज्जा है या त्रायमाण है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में शहद या चीनी के साथ लेने के लिए बोला है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में हमें दोषों को निकालना है, क्योंकि वहां पे ऊर्ध्वक है तो ऊपर से हम वमन नहीं कर सकते, विरेचन ही चिकित्सा बताइए। या अटुरशकादिक्वात, अटुरूषक मतलब वासा, वासा का ज्यादा मात्रा में हम काढ़ा देते हैं तो अच्छे से विरेचन होता है ऊर्ध्वक रक्तपित्त में। और चरक चिकित्सा अध्याय 4 में 65 नंबर के श्लोक में बताया अट्रुषकादिक्वात, अट्रुषक मतलब वासा, अड़ुलसा। इसी तरह से गुल्म अगर वातज हो गया तो कफानुबंधी रहा, तो उसमें गुल्म वातज है, लेकिन अनुबंध उसमें किसका है, कफ का अनुबंध है। तो इसमें हम कैस्टर ऑयल, एरंड तेल देते हैं वारुणी मंड के साथ, वारुणी मंड के साथ, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग पित्तानुबंधी रहा, वातज गुल्म है लेकिन पित्त का अनुबंध है, तो उसमें हम लोग एरंड तेल और दूध के साथ देते हैं। ठीक है, ऐसा चरक चिकित्सा स्थान 5th चैप्टर में 92 और 93 नंबर का श्लोक में बताया गया है। पित्तज अगर गुल्म रहता है, खासकर पित्तज गुल्म, उसमें त्रायमाणादि घृत बताया है, चरक चिकित्सा स्थान 5th में 118 से 121 नंबर का श्लोक। और ये सारे द्रव्य मिलते हैं महाराष्ट्र में, हर जगह त्रायमाणादि घृत मिलता है ना। इसी तरह से रोहिण्यादि घृत बोला है, चरक चिकित्सा स्थान 5th में 115 117। कफज गुल्म में दंती हरित की बोला है, निशोत्तर चूर्ण, स्नूही दूध, स्नूही का दूध और शहद घी बोला है। कुष्ठ चिकित्सा में अगर हम लोग देखते हैं
तो उसमें विरेचन के लिए बहुत बढ़िया बताया, पटोल आदि क्वाथ, त्रिफलादि चूर्ण। उसी तरह से शोथ व्याधि है, शोथ, अगर कफर शोथ है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग है बहुत ज्यादा पूरा, और पिटिंग इडिमा है, नॉन पिटिंग इडिमा है, पिटिंग इडिमा रहा तो वातज की तरफ जाता है, नॉन पिटिंग इडिमा है, कफर शोथ है, पूरा शरीर सूज गया है, हाथ पैर पूरा में चेहरा वगैरह सब सूज गया है, तो उसमें गोमूत्र हरितकी बोला है, बहुत अच्छा रहता है। या कंस हरितकी, एक कंस की मात्रा में लेके हरितकी का चूर्ण। या फिर वात पित्त शोथ है, वायु भी है पित्त भी है, दाह वगैरह भी हो रहा है, शूल भी हो रहा है, तो उसमें दंती मूल और निशोत्तर को दूध के साथ लेने के लिए बोला है। उसी तरह से उदर व्याधि, अगर वातज उदर रहा तो पुनर्नवा, सॉरी सॉरी सॉरी, उदर रोग है, वातज अगर उदर रोग है तो उसमें स्नेह ये करना है, स्नेहन करके, क्योंकि वातज टाइप है, तो बाह्य अभ्यंतर बाह्य हमें स्नेहन करना है, और उसमें विरेचन द्रव्य देने हैं। पित्तज अगर उदर है तो अमलतास की मज्जा और दूध को सिद्ध करके देना है। कफज उदर है तो पटोल मुलादी चूर्ण देना है, या फिर स्नुही शीर घृत, स्नुही का शीर या घृत देना है। इसी तरह से अगर अर्श व्याधि है, पाइल्स की बीमारी है, शुष्क अर्श है, तो हरितकी को घी में फ्राई करके और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के देने के लिए बोला है। या अभ्यारिष्ट बोला है, दंत्यारिष्ट बोला है। विसर्प व्याधि है तो उसमें चिकित्सा में विसर्प में निशोत्तर का चूर्ण घी के साथ या दूध के साथ बोला है, या त्रायमाण का चूर्ण मिल्क के साथ, दूध के साथ बोला है। उदावर्त व्याधि है तो उदावर्त में आना है तो एरण तेल बोला है। अर्श, गुल्म, ग्रदसी, पक्षवद और वात्रक के लिए ये बोला है। ये मतलब कैस्टर ऑयल जो है कौन कौन से व्याधियों में है, तो अर्श में भी काम करता है, गुल्म में भी काम करता है, ग्रदसी में भी काम करता है, पक्षवद में भी करता है, वात्रक में भी करता है। वात व्याधि है तो इसमें बोला है कि वात व्याधि में तिलवक सिद्ध घृत देना है, या सातला सिद्ध घृत देना है, या कैस्टर ऑयल देना है, एरंड तेल। पांडु व्याधि है तो उसमें स्नेह कर्म करके तीक्ष्ण विरेचन देना है, या पथ्याघृत देना है, हरितकी का पथ्याघृत मतलब हरितकी सिद्ध घृत, या फिर हरितकी का चूर्ण देना है गोमूत्र के साथ। कामला व्याधि है तो मृदु विरेचन देना है तिक्त द्रव्य के साथ स्नेहपान करा के, या अमलतास की मज्जा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अलग अलग जो व्याधियां हैं उसमें अलग अलग विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए अपने ग्रंथकार बताते हैं। डोजेज नहीं बताया गया है, डोजेज तो हमें अपने पेशेंट के अवस्था देख के, प्रकृति देख के, उसकी व्याधि अवस्था देख के, अग्नि देख के वो सब हमें देना चाहिए। अब मैं जो ये पढ़ाया हूँ इसी को मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को दूंगा, जो आप लोगों को काम आएगा जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं विरेचन के लिए। तो आप लोग क्या द्रव्य सेलेक्ट करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, तो इसका इंग्लिश में एक मेरे पास कुछ है, वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। अभी मैं अनम्यूट करने को ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आइए और बोलिए जी। कृपया डॉक्टर नेहा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी, मनीषा मैम कुछ विरेचन या कोई पेशेंट के बारे में बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर वर्षा मैम आप विरेचन कैसे देती हैं, इस टॉपिक के बारे में बताइए या कोई और टॉपिक के बारे में बताइए। सर अभी तो शॉर्ट में यही बताऊंगी कि इतने अच्छे से बताया सर कि वातज, पित्तज, कफज और व्याधि के अनुसार हमको कौन कौन सी विरेचक औषधियां देनी है रोगी के प्रकृति के अनुकूल, ये बहुत अच्छे से क्लियर किए सर। नहीं तो क्या कि जिसको विरेचन कराना है तो एक उसी ढर्रे पे चलते हैं कि हमको इच्छा भेदी रस देना है और इसी से विरेचन कराना है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा सर, जो आपने पूरा एनालाइज करके बताया कि वात, पित्त, कफ दोषों में अलग अलग व्याधियों को आप विरेचन के लिए दें। ये बहुत अच्छा था सर, इसी को मेरे को शेयर करना था। थैंक यू सर। जी अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आदित्य सर आप विरेचन का चिकित्सा कभी लिए हैं, लूज मोशन का? सर बोलिए। सर मैंने एक बार लिया था सर, ये अवपत्ति चूर्ण आता है, अविपत्ति चूर्ण। तो वैसे तो अगर जैसे आरोग्यवर्धी हाई डोज में लेते हैं ना सर, तो मलाई के साथ मिला के, तो भी विरेचन एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन विभाजन जैसा आपने बोला ना शब्द, उस विरेचन जैसे लगता है। लेकिन सर अब अविपत्ति चूर्ण लिया था तो उससे उसको अवलेह टाइप में शहद के साथ मिला के, तो उससे सर विरेचन हुआ था।
बार बार हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था जब जैम खा रहा था तो कि क्या होगा, इससे लूज मोशन होंगे क्या, और फिर जब हुआ तो पता चला जिस 8 10 12 वेग आए थे जी सर। जी। और आपने विरेचन का रोकने का आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या कि कैसे विरेचन रोकना चाहिए? आदित्य सर, आपको अगर लूज मोशन हो रहा है कोई भी आयुर्वेदिक द्रव्यों से तो कैसे सर रोक? मैं आग्नेय आग्नेय द्रव्य लूंगा सर, मैं जैसे सौंठ हुआ या लवंग हुआ जो पाचन वाले हैं, या दीपन वाले हैं, तो वो लूंगा तो उससे जो ठंडा पड़ जाता है, जो ठंडापन आता है, विरेचन ज्यादा विरेचन हो जाए तो अतिसार जैसा, तो वो कौन सा वहां पे वो कॉन्सेप्ट है? गर्म बल देगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि शुंठी देने विरेचन से ठंडा पड़ता है और शुंठी देने से वो गर्म पड़ता है? सर नहीं सर, जैसे पित्त का विरेचन होता है, अगर अतिसार कर दिया जाए उसको तो हाँ। शरीर है ना थोड़ा सा एक एक जैसे उसमें बल थोड़ा कम हो जाता है, तो अगर तो ठीक सर। है, लेकिन रोकना कैसे है ये मैं पूछ रहा हूँ। शुंठी देने से रुकता है लेकिन वो ग्राही कार्य रहता है, ऐसे बोलिए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को नहीं समझ आया। ये कैसा जी सर, आयुर्वेद है? ये आयुर्वेद नहीं जी है। सर। ऐसा नहीं है आयुर्वेद। अब बाकी लोग बताइए, प्रशांत भट्ट जी, आप कैसे रोकते हैं? अगर विरेचन दिया सपोज किसी को और आपको रोकना है तो आप क्या देते हैं सर? सर उसमें बहुत सी चीजें रोकने के लिए हैं। जी। जैसे खटाई देना चाहिए, यहाँ पे नींबू है वो दे दो, छटा दिया, जी। या गर्म चाय पिला दी, है ना, तो जी। इससे रुक जाते हैं। और तो बताइए। जैसा आप ही की जैसे विरेचन बट्टी है, तो उसमें आप ही बोलते हो ना, आपकी 2 नींबू निचोड़ के दे दो खाने के लिए, हाँ। तो रुक जाते हैं। हाँ। और गर्म पानी हो गया, है ना, अगर आपको कंटिन्यू विरेचन कराना है तो ठंडा पानी लेते रहो तो होते रहते हैं। हाँ। और मैं और बताता हूँ, जैसे कि बिल्वावले होता है, बिल्वावले से रुक जाता जी, है। कुटजारिष्ट, कुटजगन परपटी, संजीवनी वटी, ये सबसे रुक जाता है। बराबर बोल रहा हूँ ना? अगर नहीं बोल रहा हूँ तो बोलिए आप लोग। स्तंभन करना है तो कुटज सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है। जी सर, कुटच घनबटी सही बोला आपने, बिलवा जल, बिलवा विले, इनसे भी जी। रुकते हैं। हाँ। और नहीं तो पुष्यानुक चूर्ण है, लोत्र है, जो कषाय रसात्मक द्रव्य है वो भी रोक देते हैं। जी। और मनीषा मैम, आप कैसे रोकती हैं अगर विरेचन ज्यादा हो रहा है, पेशेंट को ठीक करना है, आप क्या करती है मैम? सर अभी तो मैं विरेचन, आपकी विरेचन बटी जो है, विरेचक बटी, उसको 1 टैबलेट और अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच मिला करके, और पेशेंट का स्नेह पान कराने के बाद, अभ्यंग स्वेदन करने के बाद, जी। 3 काल के बाद दही और चावल खिला के फिर सुबह स्नान आदि करा के और फिर इसको पान कराती हूँ मैं। जी। और इसके बाद सर इसमें कोई कंप्लेन ऐसा कभी नहीं आया। कभी कभी पेशेंट को वॉमिट हो जाता है तो मैं 1 डोज और बना के देती हूँ उसको, हाफ का, जी। कि यदि वॉमिट हो गया, मेडिसिन निकल भी गई, तो आप इसको ले सकते हैं। जो आईपीडी में नहीं रहते हैं उनको घर के लिए भी विरेचन के लिए दे देती हूँ। जी। और सर इसमें 8-10 विरेचन आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाती है। और होने के बाद भी यदि ऐसा लग रहा कि पानी पानी जा रहा, पी रहे हैं या दाल का पानी भी ले रहे हैं तो जा रहा, तो मैं फिर वही 1 गिलास गर्म पानी नींबू स्वरस में, जैसे अभी मैं देने लगी हूँ। इसके पहले मैं सर 1 गिलास लाल चाय, उसमें थोड़ा सा नींबू का स्वरस डाल करके और गरम गरम गुनगुना पीने को देती थी, उससे तुरंत रुक जाता है, एकदम इमीडिएट रुक जाता है। जी। और उसके बाद में जैसे कामदूधा रस दे दिया मैंने, कि इसको ले लो, शंख बटी दे दिया, संजीवनी बटी दे दी। ज्यादा स्तंभक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना मैं देना चाहती हूँ। यदि हो भी रहा है तो 1 या 2 बार में हो जाता है। थोड़ा सा दाल के पानी में स्नेह डाल करके धीरे धीरे हल्का गुनगुना सिप करने को देती हूँ और शांत हो जाता है। अभी तक मेरे किसी पेशेंट को ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया सर जी। जी। अभी सर आप। वो जो हाँ। सुंठी का अवले सर, एक्चुअली जैसे पिपली का अवले, जैसे गुड़ के साथ हाँ, वो तो इसका लुटपुटा आयुर्वेद के करके हिसाब वो। से आंसर ये है सर। जी आप सर। ये ठंडा गरम ये मत सोचिए। आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है कि ग्राही कार्य होता है। ग्राही कार्य ये होता है कि पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। शुंठी पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जो पानी बह रहा है लूज मोशन में उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है और अग्नि को बढ़ा देता है, मतलब भूख बढ़ा देता है। तो बॉडी अपने आप उसको सेटल कर लेती है और लूज मोशन रुक जाता है। उसको हम ग्राही द्रव्य बोलते हैं। और एक द्रव्य होते हैं जो स्तंभन करता है, पूरे इंटेस्टाइन को सिकुड़ा देता है। तो जैसे नींबू है, नींबू लेने से पूरा सिकुड़ा देगा। कुटज है, बिल्व है, ये सब क्या है? स्तंभन करने वाले द्रव्य हैं। जी सर, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हाँ, ये आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में ये चीजें। ठीक है।
पीटिंग इडिमा में क्या देंगे? मोना गायकवाड़ मैम पूछ रही है, तो इसमें पुनर्नवा बहुत अच्छा है। शोथग्न गण के द्रव्य आप देखिए, दशमूल है, पुनर्नवा है, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडूर। वो पूरा अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि क्यों है, इडिमा क्यों है, वो देखना पड़ेगा। अपने चरक संहिता में गुणाद्रक प्रयोग, शुंठी 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 बार बार बोला है, तो उससे फायदा होता है। हाँ गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो पूछना चाह रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मैंने आज एक पेशेंट, डीबीटी का पेशेंट था, डायबिटिक पेशेंट है, जी और डायबिटीज भी पुअर कंट्रोल है। तो सर उसका क्या कहते हैं, मैंने ये लीच थेरेपी कराई थी सर, उसे रक्त मोक्षण कराया था, मतलब लीच से। जी तो कंप्लेंट ये आ रही है कि पेशेंट का, कि क्या कहते हैं, वो ब्लीडिंग वगैरह चेक हो गई, लेकिन पैर में दर्द हो रहा है सर उसके। जी। तो सर क्या करें सर? पैर में दर्द हो रहा है, आपको दर्द ठीक करना है कि पूरा डीवीटी ठीक करना है? तो सर वैसे तो पूरा डीबीटी ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे मेरे पास वो केवल लीच थेरेपी के लिए आया था। तो लेकिन सब फिलहाल तो अभी पेन के लिए और फिर डीबीटी के लिए बता दीजिए सर, हो सकता है मेरे पास लौट के आ जाए पेशेंट। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ। जी डीवीटी के सर। पेशेंट आप देखेंगे पूरा, तो आपको जी वात रक्त का संप्राप्ति पता चलेगा। मतलब उनके जी। पैर ब्लैक हुए होंगे, हाँ सर। है ना? पैर जी ब्लैक हुए, रेडिश हुए, बर्निंग सेंसेशन हो रहा होगा, पैर में जी। सूजन आया होगा, तो एक जी गंभीर सर। वात रक्त की तरफ जा रहा है। तो जी आपको सर। रक्त की चिकित्सा करनी है। जैसे कि आप तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए। प्रसारिणी तेल बहुत अच्छा काम करता है, अभी जी प्रशांत भट्ट जी बताएंगे। प्रसारिणी तेल से अभ्यंग कराइए। फिर ऊपर पीने के लिए कैशोर गुगुल, अमृतोत्तरम कषायम, विरेचन करा दीजिए। फिर उसके बाद में आप बस्ती दीजिए, प्रसारिणी तेल या शीरबला तेल। और वो डीवीटी क्यों हुआ है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन में थ्रोम्बोस्ट हुआ है, इसलिए जी हम सर। पाचक रस पाचक ये देंगे। रस प्रसाद रक्त का प्रसादन करने वाला ताप्यादिलो नवायास्लो भी देंगे। और जी सर। महामंजिष्टादिक्वात, और उसका खान पान, ये सब चीजें, और महातिक्ता घृत बाद में। मतलब यहाँ पे हमें वायु का और रक्त का आवरण भंग करना है, वो करना है। जी सर। जी। और प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? डीवीटी के पेशेंट आपने देखे हैं सर? जी सर, सर आपने बहुत अच्छा बता दिया। आपने जो भी दवाई बताई है उससे पूरा ठीक हो जाता हैगा। और यहाँ पे लीच थेरेपी आपको जरूर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप नित्य विरेचन एरंड तेल से भी करा सकते हैं। यहाँ पे आप, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, शिला सिंदूर, आरोग्य वर्धिनी बटी, अब्रक भस्म, इस टाइप के कॉम्बिनेशन भी हम दे सकते हैं। और रक्त पाचक, कैशोर गुगल जो आपने बताया, ये सारी दवाइयाँ चलती हैं सर यहाँ पे। जी सर। जी और यहाँ पे है तो अपन, अगर पेशेंट हो तो यहाँ वस्ती का भी मतलब मिलता है रिजल्ट कई बार। यहाँ पे आप सहचर तेल का वस्ती भी मतलब दे सकते हैं। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है डीवीटी सर पे? इसमें यदि कर्पूरादि तेल का आप स्मूथली अभ्यंग देते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट करता है, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और साथ में जैसे बस्ती देते हैं तो उसमें बीच में एक आध निरू बस्ती का भी प्लान करें, गौमूत्र और शिलाजीत का भी प्रयोग करें, जी तो ये रिजल्ट अच्छा आएगा। और बट का जो बनाते हैं, बट अंकुर का तेल, नारियल तेल में बना करके उसको, जी उसका भी देंगे तो बहुत फायदा मिलता है। जी। जी। और बाकी सर, गंगवार सर, मैंने अपने जमदग्नि सर के नोट से पढ़ाया है, यूट्यूब देखिएगा। आरती मैम बहुत अच्छा बोल रही है, बोलिए मैम, आरती मैम। प्रणाम सर। सर मैं मैम से पूछ रही थी, बट अंकुर का क्या मतलब एप्लीकेशन करना है या कैसे? नहीं मैम, उसको कूट के और थोड़ा सा उसको बॉईल करके क्वाथ बना के, और फिर नारियल के तेल में उसको अपन जो प्रक्षेप के रूप में बनाते हैं डाल के, उसको नारियल तेल डाल के और पूरा जो मेडिसिन काढ़ा का वो पानी का सूख जाएगा, तो मेडिसिन को छान लिए, और छान के फिर उसको धीरे धीरे धारा पिचू और ये सब रखेंगे। तो और नारियल तेल का भी बीच बीच में अभ्यंग करेंगे, और साथ में बस्ती के साथ लिए त्रिफलादी क्वाथ, दशमूल क्वाथ के साथ में गौमूत्र, और इसमें मैं शिलाजीत का भी प्रयोग करती हूँ संध्यावादी के साथ में, तो अच्छा रिजल्ट आता है इसमें सर। थैंक यू। थोड़ा लेप भी करती हूँ, थोड़ा सा अवचूर्ण भी करती हूँ उस पर, क्योंकि वहां पर जो शिराएं कठिन हो गई हैं उनको थोड़ा सॉफ्ट करके, और रूट को हमको क्लियर करना रहता है, वहां पर संचार अच्छा देना रहता है। और फिर क्या बस्ती के माध्यम से हमारा जो ये अपना जो रस और रक्त है वो भी परफेक्ट हो जाता है। जी।
पाचन हो जाता है उसका। जी थैंक यू। जी। और किसी को सर गंगवार सर आप पूरा हेतु वगैरह निकालिए कि डीवीटी हुआ क्यों, मतलब उनका वात्रक का हिस्ट्री में आपको, मतलब मैं कुछ कुछ चीज बता रहा हूँ कि क्यों होता है। तो आप देखिएगा दाल खाने की हिस्ट्री होगी, दाल अम्ल विपाकी होता है, वातवर्धक होता है, तो दाल खाते होंगे। सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू गुटखा, उससे पित्त की दृष्टि होती है, रक्त की दृष्टि होती है। या फिर विरुद्धन, या फिर विषमाशन, या फिर कभी भी सोना है कभी भी खाना है, रात्रि जागरण, ऐसे बहुत सारे हेतु निकलते हैं। अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा होगा, देसी दारू पी रहे होंगे। और मेरे पास तो ऐसे डीवीटी के पेशेंट आए थे, तो कंटिन्यू खड़े रहते थे, तो उनको डीवीटी हो गया। और एक पेशेंट आए थे जो नेवी में ऑफिसर थे, तो जितना बड़ा घर होता है ना उतना उन्होंने सिगरेट पिया, मतलब चेन स्मोकर थे। और वो नेवी में थे तो दाल और ब्रेड खाते थे हमेशा। तो दाल ब्रेड, रुक्ष रुक्ष रुक्ष, मतलब घी खाया ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे 20 साल किया उन्होंने। और वेगावरोध, और हमेशा हिलते रहना शिप पे, ऐसे बहुत सारे हेतु हैं। रात्रि जागरण, 3 3 घंटे का ही नींद हो पाता था, मरीन इंजीनियर थे। तो ऐसे बहुत सारे हेतु मिले, तो पता चला कि डीवीटी इसलिए हुआ है। तो वो सारा हेतु बंद कराया, फिर स्नेहपान कराया और पूरा वात्रक की चिकित्सा किया, तो हो गया सर उनका ठीक। सर जो ब्लीच थेरेपी करें सर, वीकली करें या एक दो बार करके छोड़ उनका दें मतलब? एचबी कैसे है सर, और उनका खान पान से एचबी रिकवर हो रहा है क्या? नहीं तो हाँ एचपी अच्छा है सर, 12 आप तरह बस के वो मॉनिटर करिए कि एचबी कम ना हो जाए जितना भी लीच थेरेपी करे। अच्छा सर। पुणे में लोग ऐसे गलत करते हैं जिनको मालूम नहीं होता, वो हर हफ्ते में 3 बार 4 बार करते हैं, फिर एचबी कम होता है, फिर उनको बीटी करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। लेकिन अभी पेशेंट सर डायबिटीज है तो पहले डायबिटीज कंट्रोल की जाए या कि सर ये पहले डीबीटी सही सब गई है सब 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 एक साथ? हाँ जी सर। जी। ठीक, थैंक यू सर। आप सर हमें ये केस पूरा अच्छे से बताइएगा डीवीटी का। ठीक सर, ठीक सर। जी हाँ, एक डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी प्रणाम सर। हाँ सर बताइए सर। सर एक पेशेंट के बारे में थोड़ा पूछना था। उनको जो है कार्डियक रीजन में बाहर चेस्ट पेन रहता है जी और सर एंजाइटी भी होती है। जी तो सर वो उसके लिए वो क्लोनाजीपाम वगैरह लेते हैं जी। काफी दिनों से। सर उनका ना आप अग्नि देखेंगे ना, तो अग्नि खराब हुआ होगा, ग्रहणी दृष्टि होगी, तो जो रस जी धातु बन रहा है वो खराब हो रहा है उनका। जी बिना भूख के खाना खा रहे हैं, मतलब सुबह टाइम हो गया तो इसलिए वो खा रहे हैं, दोपहर में टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं। तो जो रस दृष्टि होता है ना उसमें हार्ट में पेन होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या, क्योंकि रसवस स्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय है, तो हम क्या करते हैं। हाँ बोलिए सर। सर वो ये गुटखा वगैरह ज्यादा खाते हैं। वो है, लेकिन खाना जो खा रहे हैं वो भी देखिए, खाना अध्ययन कर रहे हैं वो जी जी टाइम वर्किंग के सर बाद। वो है ना एमआर है एमआर। हाँ तो वो वेग अवरोध भी कर रहे होंगे, घूमते फिरते रहते होंगे, और कहीं पर भी जाके समोसा पकोड़ा ये सब खाते होंगे कभी भी। ये तो सर हिस्ट्री नहीं पकौड़ा समोसा की नहीं है। और निकालिए ना सर, उनका रस दुष्टि क्यों हुआ है? जी भूख लगने पे खाते हैं कि टाइम होने पे खाते हैं? ठंडा पानी की टाइम हो, दवा है। टाइम हाँ होने पे खाते हैं। तो ये मिल गया ना। तो इसलिए जी चिकित्सा में क्या बताए, रस जानम विकारानाम लंघनम परम औषधम। रस की जितनी भी व्याधियां हैं उसमें लंघन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लंघन आप पूरा भूखे रखिए, या मंड और युष दीजिए, या शुंठी सिद्ध जल दीजिए, और रस पाचक, रथ पाचक, आम पाचक वटी, लशु नदी वटी, अग्नितुंडी वटी, चित्रकादि वटी, ऐसे जैसे आपको देना है। आम का पचन करिए और ये हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सर 2 दिन से भी आम पाचक बटी दी हुई है और सर हृदय बस्ती दी और सर मात्रा बस्ती दे सकते हैं सर। अभी भूख लग रही है तो देखिए, अग्नि अच्छा हो तब मात्रा बस्ती दीजिए, जी नहीं तो तो तेल से सर ही फिर और आम होगा। सर इसे आराम मिला है इतने से ही काफी। हाँ चेस्ट पेन नहीं हुआ जब से ये दिया 2 दिन कितना से। कितना दिया आम पाचक वटी? सर 4 4 टेबलेट सुबह शाम। मेरा वाला। जी हाँ ठीक है, लेकिन वो आपको थोड़ा लंघन भी कराना होगा सर। तो सर हृदय बस्ती दे रहे हैं। वो हृदय तो बस्ती से ठीक है, भी अच्छी बात है, हृदय बस्ती से उसको थोड़ा स्नेहन होगा तो थोड़ा ठीक है, वो सब ठीक है आपका। लेकिन जी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, नहीं तो आप केवल हार्ट का इलाज करेंगे
और ग्रहणी दृष्टि रहेगा तो रस धातु तो खराब जा ही रहा है हार्ट में, तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। जी। उनको ऐसे लग रहा होगा कि हृदय में जकड़ाहट है बहुत ज्यादा, सब ऐसे अटका हुआ है तो कुछ। बीच बीच में पल्सेशन ऐसा हार्ट पेन का उठता है, हल्का सा हाँ, घबराहट, बेचैनी। इसी को आयुर्वेद में हृदय बोला है, जी। पल्पिटेशन होना, पसीना आना। तो हृदय मतलब रसव स्रोतस की दृष्टि होती है। ठीक है सर, उनको भूखा रखिए। मैं सारे पेशेंट को बोलता हूँ कि खाना नहीं खाना है जब तक इतना भूख नहीं लगे कि मारने का मन करे, गुस्सा ना है, तब तक भूखे रहना है। और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है, जो भी खाना है दिन में खा लेना है। और अगर नहीं भूख लग रही है सूर्यास्त तक तो पूरा दिन स्किप करिए, केवल वेजिटेबल सूप पीजिए, यूश पीजिए, मंड पीजिए बस। दूध भी कभी कभी अग्निमंद करता है, तो दूध भी मैं मना कर देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर आप बताइएगा ये केस के बारे में। ठीक है, अभी जी। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं कि मैं कुछ बताऊं? आप लोग बताइए। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर जो पेशेंट मैंने वो नी पेन वाली बताई थी ना आपको, तो सर आज उसका एक्सरे कराया था, तो सर उसके एक्सरे में बिल्कुल ही गैप ही नहीं है, मतलब बिल्कुल जुड़ गए हैं सर उसके जो एक बार दोनों। एक बार फिर से बताइए, पूरा केस क्या क्या दिया था, सब अच्छे से बताइए। हाँ जी सर। सर उसके एक्चुअली नीज में पेन थी, अभी आज स्वेलिंग भी थोड़ी सी थी, थोड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उससे चला नहीं जाता है। और उसके पेशेंट की हिस्ट्री है कि वो ना एक्चुअली वो सिलाई करती थी मशीन में, जो पैर वाली मशीन नहीं होती है, तो जी। उस मशीन से सर वो सिलाई करती थी। और खान पान में उनका वही है हेतु सर, वो मतलब खाने के ऊपर खाना और खाने के ऊपर खाना, मतलब वो भूख भूख लगने पे खाना नहीं खाती थी सर। तो जी। अभी सर फिर वो मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको एक्सरे एडवाइस किया था, तो एक्सरे उन्होंने आज करवाया था। तो एक्सरे करवा के तो अभी वो आए थे मेरे पास। तो सर फिर मैंने पहले एक्सरे के पहले उनको स्टार्ट कर दिया हुआ था, दशमूलारिष्ट स्टार्ट किया था, आभा गुगुल स्टार्ट किया था, गुकुल तिक्त घृत स्टार्ट किया था, आरोग्यवर्धिनी वटी और अजमोदा आदि चूर्ण स्टार्ट कर दिया था, और कामधुदा और प्रवाल स्टार्ट किया था सर। तो सर जी। उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या सर? आप स्नेह द्रव्य कितना दे रही हैं? सर मैंने सिर्फ वही गुगुल तिक्त घृत स्टार्ट किया, और ऐसा और मतलब कुछ ऐसा। नॉर्मल घी भी तो दीजिए मैम, और घी देंगे तो और स्नेहन होगा। सर हाँ जी, वो मैंने बोला हुआ है सर उनको कि आप चपाती के ऊपर लगाने के लिए आप खाओ, और ऐसे दाल में डाल के खाओ, जो सब्जी खा रहे हो उसमें खाओ, वो मैंने उनको हाँ। बोला है सर। हाँ, और इसमें आप और नारसिंह रसायन ऐड कर सकती हैं। नारसिंह रसायन और रीजनरेट करता है, न्यू न्यू। या नासिक स्वर्ण, स्वर्ण कल्प जैसे सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण वाले ने वसंत। स्वर्ण वाली चीज। ठीक है सर, फिर मैं वो ऐड कर देती हूँ। और सर इसका गैप जो है सर वो मतलब हो जाएगा ना, उसको मैंने बोला है कि मेरे नारसिंह को रसायन से होता है मैम, नारसिंह रसायन और स्वर्ण कल्पों से होता है, पूरा भर जाता है वो। एक्चुअली सर वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करके आई है, मैंने उनको बोला है कि आयुर्वेद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हाँ। अभी ठीक है सर, मैं अभी स्टार्ट करूंगी सर नासिक रिफाइन और सिद्ध मकर धोती। हाँ, नारसिंह रसायन जो रहता है वो मक्खन से बनता है, तो पेशेंट को कभी कभी वो स्मेल पसंद नहीं आता है, कुछ अजीब तरह का स्मेल होता है। तो आप बोलिए कि नाक बंद करके खा लो। सर मॉर्निंग में ही वो उनको खाली पेट ही खाने के लिए बोलूँ ना? हाँ, लेकिन ठीक है। बोलिए और बहुत जरूरी है, ये नया बनाते हैं सेल, रीजनरेट करता है। ठीक है, और सर साथ में नार्सिंग के साथ ही सिद्ध मकर ध्वज स्टार्ट कर दूं? हाँ कर दीजिए। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म भी अच्छा काम करेगा, अगर पॉसिबल है तो। हाँ नहीं सर, पॉसिबल तो है, वो ले लेंगे, जब मैं मेडिसिन स्टार्ट कर रही हूँ वो ले रहे हैं, मतलब उनको ये है कि डॉक्टर ने उनको बोल दिया है कि ऑपरेट के बिना कुछ नहीं होगा, और मैंने उनको बोला कि ऑपरेट तो नहीं होने दूंगी। और ऑपरेशन के बाद भी क्या गारंटी है कि परमानेंट ठीक हो जाएगा? क्या गारंटी है? वही 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 सर, मैंने उनको यही बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगी, आप हम ट्राई करते, ट्राई क्या मैंने, और करूंगी मैं, आप तो बोलिए इसीलिए मैंने। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, और ज्यादा मैक्सिमम तो 3.5 साल। ये टाइम हमेशा बोला करिए, नहीं तो आप बोलेंगे 1 महीना में करेंगे, तो पेशेंट तलवार लटका के फिर डांटते हैं कि आपने 1 महीना बोला था, नहीं ठीक हुआ। जी नहीं सर, मैंने उसको 6 महीने का बोला है, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम आपका 1 साल, उसके अंदर आपको थोड़ा सा तो आपको मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप खुद ही देखोगे कि आपको मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर इस चीज में, तो इसीलिए फिर मैंने अभी, ठीक है, मैं अभी नार्सिंग चूर्ण और और क्या है सिद्ध ना, मकर आपको तो पेशेंट ठीक भी करना है, और अपने आप को ऐसा नहीं करना है कि लोग बदनाम करें कि हम इनके पास गए थे इतना पैसा लग गया। क्योंकि क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, जो जहां मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो लोग ना पैकेज देते हैं, 21 डेज में ये कर देंगे वो कर देंगे। लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, और उसके बाद में वो पूरा स्नेहन हुआ नहीं रहता है। फिर वो बोलते हैं अरे हमारा इतना पैसा गया, और 21 डेज ट्रीटमेंट लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो बदनामी बहुत होती है, इसलिए टाइम देना चाहिए।
व्याधि होने में इतने साल लगे तो ठीक होने के लिए भी टाइम देना चाहिए। नहीं सर, वो तो मैंने उनको बोल दिया था कि इतने साल की चीज है, तो अगर आप मुझे इतनी जल्दी बोलोगे तो मैं रिजल्ट दे ही नहीं पाऊंगी। एटलीस्ट आपको 6 मंथ तो लगेंगे ही लगेंगे। तो हाँ 6 मंथ में हम रिजल्ट देखेंगे। तो ये मैंने उनको बोल दिया था, तो उसको टाइम टू टाइम फिर सर मैं उनको वो चेंज करती जाती हूँ, है ना। साथ में फिर वो बात और विध्वंसक रस ये वगैरह भी हमेशा बोला स्टार्ट करिए करते हैं। कि हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे आपको 1 महीने में 10% 20% फायदा होगा। फिर आप तब विश्वास है तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप रुक जाइए। लेकिन हमारा जितना टाइम पीरियड है उतना आपको देना पड़ेगा। हर महीने में, हर दिन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसे जब बोल देते हैं ना तो मेंटली वो प्रिपेयर हो जाते हैं, तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे, ना बदनाम करेंगे आपको। जी सर ठीक है। तो सर जानू बस्ती वगैरह कर सकते हैं अभी। हाँ जरूर करिए। ठीक है, तो ठीक है सर, वो फिर मैं रेगुलर शुरू कर दूं उनकी अभी। हाँ मनीषा मैम बहुत अच्छा बता रही हैं। लाक्षा गुगुल, गंध तेल, ये भी दे सकते हैं। आभा गुगुल दे सकती हैं। आबा संधाने। गूगल स्टार्ट किया हुआ है सर, आबा गूगल स्टार्ट किया हुआ है। और गन तेल कैप्सूल अभी स्टार्ट कर देती हूँ। और नहीं सर, फिर और इतना मेडिसिन हो जाएगा तो पेशेंट बोलेगा ना, मैं टाइम टू टाइम चेंज कर हाँ लेती हूँ। चेंज करिए। और ना गोंद के लड्डू बोलिए खाने को। सर हाँ जी, वो बोला गोंद के लड्डू, फ्लेक्सीड, अलसी और ये चीजें मैंने उनको बोली है। हाँ वॉलनट वगैरह मैंने बोला है डेली के डेली खाने हैं अभी आपको। जी। तो उनको जी बोलिए सर। इसमें नेचुरल कैल्शियम भी होता है, और ये जोड़ता है हर चीज को, नया सेल्स बनाता है, वो सब जी श्लेषक। जी सर, वो मैंने हड़जोड़ भी बोला, एक हड़जोड़ भी आता है ना। जी जी तो वो मैंने उनको बोला इसके वो अपनी पिन्नी के बीच में रागी की पिन्नी बनाओ और उसके बीच में डाल लो। जी। तो वो भी अच्छा रहेगा। जी सर। प्रणाम सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए तनिका मैम कितना अच्छे से पूरा क्लियर क्लियर केस बताती हैं, मजा आ जाता है तनिका मैम से बात करके। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते तो मेरे को मेरी बात सुनना पड़ेगा सबको। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो लोग कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल, वर्क फ्रॉम होम है, लोग 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, और आयुर्वेद कितना परफेक्ट है ये सारी चीजों के लिए। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जब होता है तो उसके बारे में हम बताते हैं पहले, कि जो लोग ना 2 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर पे बैठे हैं कंटिन्यूअस, तो उनको क्या क्या तकलीफें होती हैं आंखों पे। क्योंकि ऐसे बोला है कि अति योग नहीं होना चाहिए, हीन योग मिथ्या योग नहीं होना चाहिए अगर कोई भी इंद्रिय का। तो आंखों में अगर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कंटिन्यू देखना पड़ रहा है, और वहां से जो वेव्स निकल रही हैं वो क्षार धर्मिता बढ़ाती है, बॉडी में हीट बढ़ाती है। तो उसके वजह से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में, आदित्य सर आप भी ये सुन लीजिए, आप भी ऐसा बता सकते हैं लोगों को, तो इसमें हेडेक होता है बहुत ज्यादा, लॉस ऑफ फोकस, फोकस नहीं कर पाते हैं, बर्निंग आईज, टायर्ड आईज, डबल विजन, ब्लड विजन, ऐसे होता है। छोटे छोटे अक्षर नहीं दिखते हैं, न्यूज़पेपर के वर्ड्स नहीं दिखते हैं, इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है आजकल लोगों को। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है ना, ये नया एक व्याधि है आज के जमाने में लॉकडाउन के बाद। तो आई स्ट्रेन होता है, टायर्डनेस होता है, टेम्पररी वीक विजन होता है, ड्राई इरिटेंट आईज होता है। तो या फिर जो लोग लॉन्ग पीरियड में देख रहे हैं, तो उनका वो जो कंचन मैम है ना, उनके भाई साहब को रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था, कंटिन्यू कंप्यूटर पे काम करते करते। और केवल कंप्यूटर इंजीनियर लोग को ही नहीं हो रहा है, जो मोबाइल में भी दिन भर लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, उनको भी हो रहा है। तो चरक शारीर स्थान पहला चैप्टर में 25 नंबर के श्लोक में बोला है कि नेत्र जो है वो तेज महाभूत का स्थान है, और यह आलोचक पित्त का भी स्थान है। सुश्रुत संहिता में 21 चैप्टर में 10th नंबर के श्लोक में बताया। और इसको नेत्र को बोला है कि ये मतलब मज्जा का स्थान है, मज्जा है, मज्जा से बना है। सुश्रुताचार्य जी ने, जो मज्जासार व्यक्ति होते हैं, जिनके शरीर में मज्जा ज्यादा होती है, मज्जासार व्यक्ति, जैसे स्वामी विवेकानंद, ये मज्जासार थे। गौतम बुद्ध, ये मज्जासार थे। तो इनके महानेत्र, ऐसे शब्द यूज किया है सुश्रुत में। तो हमें चिकित्सा क्या करना है कि यहाँ पे रुक्षता बढ़ रही है, आलोचक पित्त बिगड़ रहा है, तो हमें अक्षी तर्पण करना है, मतलब आंखों को तर्पण, न्यूट्रिशन देना है। तो उसके लिए क्या करना है कि बाह्य रूप से अक्षी तर्पण करें, इंटरनली भी घी खिलाएं। और हम लोग क्या करते हैं कि उड़द का आटा का ऐसे गोल बनाते हैं, और फिर उसमें गाय का घी डालते हैं, या त्रिफला घृत, जीवनीय घृत, जीवनत्यादि घृत ऐसे डालते हैं, जो एक चश्मे की तरह ऐसे हो जाता है। तो उससे आंखों को बहुत अच्छा फायदा होता है तर्पण करने से। फिर ड्राइनेस ठीक हो जाता है, रुक्षता कम हो जाती है, और जो स्तब्धता है,
मतलब ब्लिंकिंग डिफिकल्टी होती है, आंखों का पलके खोलना बंद करना मुश्किल हो रहा है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसके लिए प्रशांत भट्ट जी बहुत अच्छा बताएंगे। प्रशांत भट्ट जी ज्यादातर करते हैं। अक्षी तर्पण आप बताइए सर। जी हाँ सर, जी सर। जी सर बताइए इसमें सर। दो चीजें मैं जनरली बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। एक तो तर्पण आप करें। तर्पण में बहुत सिंपल है, आपको उड़द की दाल और आटे को मिला के एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को आपको चारों तरफ आपके आंखों के चारों तरफ एक दीवार बनानी है। और उसके बाद आप यहाँ पे मैं जो यूज करता हूँ त्रिफला घृत रहता है। तो त्रिफला घृत को आपको लेना है, उसको अच्छे से बढ़िया उसको उबालना है। हल्का मतलब पानी उबालना है। उबले पानी पे आपको घी एक कटोरी में रखना है और हल्का सा गुनगुना करना है उसको। और गुनगुना करके फिर आपको जो आपकी नाक वाला एरिया है जो आपकी दोनों आंखों को डिवाइड करता है दो दो आंखों में, उसमें से आपको हल्का हल्का सा ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको डालना है। और कोशिश ये करनी है कि आपके दोनों आई बॉल पूरे तरीके से अच्छे से डूब जाएं। और आपको फिर इसको चेंज करना है। फिर थोड़ा सा कॉटन लेके उसको जब ठंडा हो जाए तो उसको निकालना है, फिर डालना है, फिर निकालना है, फिर डालना है। और कोशिश ये करनी है कि ये घी आपकी मतलब कहीं पेशेंट की आंख में मतलब जमे ना, क्योंकि घी होता है तो बहुत जल्दी वो जमता है। तो वो थोड़ा सा अपने आंखों को साफ करते जाएं कॉटन से। और कहीं चुभे ना, ये भी देखना है कि कई बार जब ठंडा हो जाता है तो चुभता भी है कई बार। तो वैसा अपन को करना है। शुरुआत आपको करना है करीबन 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स। और फिर करते करते यदि पेशेंट कोऑपरेट करता है तो करीबन 45 मिनट हमें करना है। तो जो जनरली जो पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको चश्मे का नंबर बढ़ रहा है या धुंधला दिख रहा है या उनको प्रॉपर उनका देखना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में भारीपन होता है, ईचिंग होती है, तो उसमें तो मतलब 7-8 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ में आप यदि क्षीर वाला तेल का नस्य दे देते हैं तो आपको और जल्दी मतलब इसमें परिणाम मिलते हैं। और ओरल मेडिकेशन में सर जैसे बताते हैं कि ब्रसवादाती कषाय हो गया, त्रिफला हो गया, त्रिफला गुग्गुल, त्रिफला घृत, पंचामृत लो गुग्गुल, सप्तामृत लो, आंवला, यष्टि मधु, ऐसी काफी चीजें पेशेंट की प्रगति आगनी को देख के हम दे सकते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब आंख बंद रहेगी ना, पेशेंट की आंख बंद करके उसके फिर डालना नहीं, ऊपर से आंख ऐसे? खुलवानी है तब तो फायदा होगा। ब्लिंकिंग होना पूरा चाहिए जब ना आके। हाँ थिंकिंग होनी। आंख खोलनी है बंद करनी है, खोलनी है बंद करनी है, तब तो जाके उनका तर्पण हो पाएगा अच्छे से। ओके। कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ा सा जलता है हल्का सा, वो भी ठीक हम्म। हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब जैसे त्रिफला घृत हम गर्म करते हैं, उसको छानना भी होता है या बस वो मतलब ये ऐसा नहीं कोई, उसमें हम डायरेक्ट गर्म करके उसमें वाटर में और उसके बाद डाल देते हैं साइड से, ऐसे करना है हाँ उसको नहीं, छानना पड़ेगा? छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अच्छा कोई ब्रांडेड कंपनी का यूज करते हैं, जैसे मतलब हम लोग यूज करते हैं वैद्य हम्म। रत्नम का, तो जी। कुछ नहीं करना, वो इतना साफ सुथरा रहता है कि बस जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप अपनी कटोरी है आपकी, जैसे ठीक है आपका कॉटन है आपका, हम्म। जो जो भी आपका टेक्नीशियन उनको कर रहा है, पंचकर्म टेक्नीशियन जो कर रहा है, हाँ उसके जी। हैंड वॉश होना चाहिए, नाखून नहीं बड़े होना चाहिए, है ना, हम्म। वो सब का ध्यान रखना है। आप जब भी पेशेंट को कर रहे हो तो उसको एक बार उसका चेहरा धुला दें अच्छे से, आंख को साफ करा दें, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब डॉक्टर साहब उसकी आई खुली रहनी चाहिए तभी डालने, अदरवाइज हाँ वो तो, बंद में तो कोई जी फायदा जी, नहीं होगा। हाँ ओके। वो तो आपको जब पूरा आंख डूब जाए उसके पेशेंट की, तो जी उनको सर। अपने आई बॉल खोलने हैं बंद करने हैं, खोलने हैं बंद करने हैं, तब तो फायदा होगा। ओके डॉक्टर साहब जी। बहुत अच्छा बताया सर आपने। और आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए अपना, तो उसमें मैंने यही इसका पीडीएफ दिया है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि वर्तमानगत रोग में 100 मात्रा तक, संधिगत रोग में 300 मात्रा तक, शुक्ल भाग के कोई बीमारी में 500 मात्रा तक, एक मात्रा मतलब एक बार ऐसे गोल घुमा के एक चुटकी, इतना एक मात्रा, ऐसे 700 मात्रा तक, दृष्टि मंडल के रोग में 800 मात्रा तक, अधिमंत मतलब ग्लौकोमा या वात विकार हो तो 1000 मात्रा तक, पित्त विकार में 600 मात्रा, स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा तक, इतना करना चाहिए। गाय का घी जो है वो चक्षुष्य बताया है, त्रिदोषज्ञ ने बताया है। घृत जो रहता है वो पित्त शामक रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वो शीत वीर्यात्मक मधुर विपाकात्मक होता है, पेट में जाके मीठा हो जाता है और ठंडा होता है, शीत वीर्यात्मक। त्रिदोष सामक रहता है और रसायन बताया भाव प्रकाश में। त्रिफला में हरित की विविध की आम्लकी होता है
और ये जो सिद्ध घृत होता है ये कभी साम नहीं होता है, मतलब इसमें सामता नष्ट कर दी गई रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा आंखों के लिए होता है और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए सबसे बेस्ट होता है। और इसको हम ओपीडी बेसिस पे भी पंचकर्म स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, ऐसा बताया गया जी। तो आप लोग इसको सर एक सवाल था कि जैसे ट्रिफला ग्रिप अगर ठंडा हो जाता है उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे गर्म करने के लिए? त्रिफला घृत को गर्म करने के लिए पानी गर्म करिए, पानी गर्म करके त्रिफला घृत को एक कटोरी में निकाल के नहीं सर, आँख में जैसे कटोरी में निकाल के हमने उसको पिघाल दिया, फिर आँख में चम्मच से जो डालिए ना, चम्मच से डालिए ना, ग्लव्स पहन के चम्मच से। जी सर। और ये सर जैसे सर लोई कॉटन बनाना कॉटन भी यूज कर सकते हैं सर, कॉटन भी यूज कर सकते हैं। कॉटन भी कॉटन यूज को उसको डुबो के उसके ऊपर जैसे धारा डालते हैं हम लोग, धारा जैसे डाल सकते हैं उसमें, तो वो भी अच्छा रहेगा सर। हाँ जी मैम। और सर मैम ये मेरा डाउट था कि जैसे एक बार जैसे आँख में जो गया है वो ठंडा हो गया तुरंत, क्योंकि ठंड का वक्त है अभी, और फिर उसको जैसे अभी सर बता रहे थे कि उसको लेके फिर गुनगुना करके इंडायरेक्टली पे फिर से डाल सकते हैं, वो किस तरीके से करते हैं? बताइए, इनका आंसर दीजिए। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट करना सर एक बार। प्रणाम सर। मैडम सर हमारी स्किन के टेम्परेचर की वजह से ना वो एकदम जमता नहीं है, हाँ, अपना भी तो टेम्परेचर होता है। वो गुनगुना जैसा ही रहता जी है। जी, लेकिन जो अक्षी में जब थोड़ा गुनगुना जाता है ना तब वो इफेक्ट बहुत अच्छा जाता है उसका, ग्राही जैसा, मतलब आँख जैसे अंदर उसको एब्जॉर्ब करती है। एक बार वो लेकिन नहीं सर, आप स्किन समझ नहीं रहे हैं। देखिए सॉरी मैं सर, बताता हूँ लेकिन आपको। उसको ना गुनगुना हेलो, करके डालते हैं। देखिए जी जैसे प्रशांत आप मेरी बात सुनिए, जैसे आपने कभी जानू बस्ती किया है क्या? जी सर, यस। तो जानू बस्ती या कटी बस्ती में क्या करना पड़ता है, आपको पूरे टाइम ऑयल को एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गर्म करना पड़ता है, फिर गर्म वाला उसमें मिलाना पड़ता है, फिर ठंडा वाला उठाना पड़ता है। ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। पर जानू बस्ती बराबर टेम्परेचर नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हल्का अपन को वार्म रखना है उसको खाली। वो हम रखते हैं, जी सर, जी समझ गए। तो वो तो आपको पूरे 45 मिनट आपको डालना निकालना पड़ेगा उसके लिए। जी, तब जाके उसको बढ़िया वो एब्जॉर्ब होता है। जी जी सर, मैंने क्या किया था खुद पे, जैसे किया था वो गॉगल्स लगा के, गॉगल्स पे प्रेशर पड़ता है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। जैसे हम गॉगल्स लगाते हैं ना नहीं, वो तो गॉगल आंखों पे नहीं, आप मैं एब्जॉर्प्शन होता है डालूंगा प्रेशर फोटो। ऊपर से। जी जी जी, तो नहीं वो आप बना के जैसे देखना, ठंडा हो बहुत जाता है चमकता 10 मिनट में तो बड़ा अच्छा कार्य है। अदरवाइज आप बना के जैसे आंखें करिए का ना, लोई उसमें लगा के बहुत। कोई मदद करे तो बड़ा जी, अच्छा कार्य है। आप बना के करिए उसको, मतलब प्रॉपर उसको, थोड़ा सा बस मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन वो बहुत स्पेस रहता है और बहुत अच्छे से पूरे आई बॉल उसमें डूबे रहते हैं आपके। गॉगल्स में क्या बहुत 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 ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा, वो एकदम पास पास बनता है बहुत ज्यादा। तो कभी ऐसे बनाइए, मैं एक आध फोटो डाल दूंगा मेरे पास होगी तो, आप देखिए। और सर ऐसा कोई जैसे प्रिपरेशन बताया गया है अपने ग्रंथों में कि जैसे त्रिफला घृत ले लिया, उसको थोड़ा सा और लिक्विफाई करने के लिए त्रिफला या महात्रिफला घृत लेके उसको जैसे चंदन से भी सिद्ध कर दिया, या थोड़ा सा चंदन का हल्का सा 7 कपड़ों से छना हुआ कुछ द्रव्य डाला जिससे आंखों को थोड़ा ठंडापन दे, इस तरीके से सर। देखिए एक तो त्रिफला खुद ही वात पित्त शामक होता है, उस पर से घी है तो वो तो वैसे ही पित्त शमन करेगा, तो जरूरत ही नहीं है आपका, तो त्रिफला घृत ही सफिशिएंट है करने के। सर उसके लिए आप हर चीज ठीक होगी। जीवनीय घृत का जो आता है वो भी ले सकते हो, क्योंकि वो मधुर रस होते हैं तो थोड़े शीत भी होंगे। जी जी डॉक्टर, हाँ, बाकी किसी को कुछ बोलना है क्या? कोई तनिका मैम कुछ बोल रही थी क्या? नहीं सर, मैं सर को ही बता रही थी कि वो जीवनीय घृत जो है वो भी अच्छा है उसके लिए सर, आइस के लिए। तो वो ले सकते हैं, शीत है और मधुर को इसमें गण है, तो वो मतलब वो बोल रहे थे ना पित्त को शमन करने के लिए, इसलिए वो मैंने बोला कि जीवनीय घृत यूज कर सकते हो आप त्रिफला घृत की जगह। जी मैम जी। जी पुटपाक भी इसमें कर सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से पुटपाक, पुटपाक जैसे हम किस तरीके से करते हैं? ये चैट पे डॉक्टर आरती मैम ने लिखा है। पुटपाक जी सर। तो ऐसे बताए, हाँ पुटपाक कर देते हैं। आरती मैम आप बताएंगी?
हेलो, प्रणाम सर। सर पुटपाक सर मैं करती हूँ, जैसे ये जितने भी आइस के केसेस रहते हैं सर उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें जो सारीवा आदि गण की सर औषधियाँ हैं, उसमें सारीवा, उशीर, यष्टि मधु सर वो मिल जाता है, और त्रिफला सर। इसको यवकुट लेकर सर उसको केले के पत्ते से बांध कर, उसके बाद सर उसको मुल्तानी मिट्टी का लेप करके उसको सुखाते हैं सर। उसके बाद सर उसको जो उपले रहते हैं, जो गोबर रहता है उपले, उससे सर हमने आग देना है उसको। और कर्पूर के साथ, जो भीमसेनी कर्पूर रहता है सर, उससे बिल्कुल शास्त्रीय विधि से सर उससे आग देने के बाद सर उसका जो रस निकलता है उसको पेशेंट को ऐसे जैसे सर ने वो बताया अक्षी तर्पण करके सर, उसके बाद लास्ट में सर आफ्टर 10 डेज के बाद पुटपाक, ताकि उसमें कफ भी ज्यादा ना हो जाए पेशेंट में। तो पुटपाक करने के बाद सर वो सिर्फ 1 टाइम करते हैं सर। पुटपाक करने के बाद सर उसमें जो कमल के फूल रहते हैं सर, उसको अच्छे से वॉश करके, आइस को अच्छे से साफ करके सर उसके ऊपर कमल के फूल रख दिए जाते हैं। तो सर जितनी भी जैसे जो दाह युक्त बीमारियां होती हैं आइस से रिलेटेड सर, जिसमें दाह पेन ये बना रहता है, तो सर उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। Yes. मैम जैसे आप फुटपाथ करते हैं तो इसका रस कैसे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो पत्ता और जो मुल्तानी मिट्टी इस पत्ते को जलने से बचाती है ना, सूखी मुल्तानी सर मिट्टी। वो जो मुल्तानी मिट्टी का हम इसलिए करते हैं कि वो पूरी जो वो सूख जाती है, सूखने पर सर हम उसको आग देते हैं, तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो जलकर सिर्फ मुल्तानी मिट्टी जलती है। मतलब उसको आग देने का भी एक वे है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूरा उसको भस्म कर इनडायरेक्ट। देना। तो उसको बस हल्का सा हमने सेंधा सा उसको गर्म करना है। गर्म करने पर सर वो मुल्तानी मिट्टी झड़ जाती है नीचे, सिर्फ वो लीफ रह जाता है। तो सर उसको हम जब निचोड़ते हैं ना, बिल्कुल धीरे से सर उसका जो वो मतलब एक स्विन हो जाता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि स्यूडेशन करने के लिए, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है अंदर से जो जड़ी बूटियां हैं सर। उसके बाद उसको कपड़े से निचोड़कर, साफ मलमल के कपड़े से निचोड़कर उसका रस निकालते हैं सर। वो जो रस होता है सर, वो जब हम पेशेंट के आईज में डालते हैं, हल्का सा उसको गुनगुना करके उसकी आईज में सर जब डालते हैं सर, उसको बहुत ही उसका एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। तो वो भी जब हम डालते हैं तो वो तर्पण के वे से ही, वो जो उड़द के आटे से वो जो गोला सा बनाते हैं उसी वे से हम उसको भी डालते हैं। तो उसको थोड़ी देर डालने के बाद सर उसको निकाल देते हैं, और फिर कमल के फूल जो रहते हैं उसकी जो पत्तियां रहती हैं वो पेशेंट के आईज के ऊपर रखते हैं। तो सर ये पुटपाक की विधि है, इससे मतलब आंखों में बल भी मिलता है। तो इसमें हम बला का भी यूज कर सकते हैं, शतावरी का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बल्ले और सारीवादी गण सर उसमें थोड़ा पित्त शामक इफेक्ट रहता है, और वात के लिए, क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट आए थे सर उनको मतलब टोसिस के पेशेंट थे, और लगातार सर वो ब्लिंक कर रहे थे आईज। तो मैम ये जो पत्ते का जो रस रहता है वो अंदर चला जाता है औषधि में गर्म करने से, और औषधि थोड़ी गीली हो जाती है। फिर उसको जैसे निचोड़ते तो पत्ते के साथ ही निचोड़ते कि औषधियों को एक साथ लेके उसका एक दो बूंद निकलता है इस तरीके से। जी आरती मैम आपसे पूछ रहे हैं। आरती मैम। डॉक्टर आरती शर्मा मैम आपसे पूछ रहे हैं, म्यूट हो गया। मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे जो बनाना का जो पत्ता है, केले का हाँ पत्ता जी, हाँ जो है, जी। उसके हमने हाँ हाँ औषधि रखी और उसको सौंधा सौंधा गर्म किया जब तक उसकी मिट्टी नीचे से झड़ने लगी, तो केले का पत्ता सूख जाएगा और उसकी जो वेपर्स होंगे वो औषधियों सर के अंदर आ जाएंगे। थोड़ा सा केले का पत्ते का भी थोड़ा सा उसमें रहेगा, क्योंकि हल्का सा पत्ता भी कई बार जल जाता है। बट हमने जो मटेरियल है ना उसको फटाफट से निकाल कर उसको कपड़े में निचोड़ना है, तो उससे पूरा वो निकल जाता है, उससे काफी ज्यादा मात्रा में निकल जाता है। जैसे मैं 2-3 ऐसे बनाती हूँ, तो उससे सर हमारा एक पेशेंट के लिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी में निकल जाता है। तो वही चीज उसको हम बाद में भी बोलते हैं कि अगर तुमने आइस वॉश करनी तो उससे वो आइस भी वॉश कर सकता है बाद में। तो उस समय तो हमने करना ही तो है एज अ फिजिशियन पेशेंट का, उसके बाद भी सर वो उससे आइस भी वॉश कर सकता है। उससे उसको प्रॉपर ठंडक और बल मिलता है आइस को, क्योंकि उसमें बला, मूल, शतावरी, ऐसी जो बल्ले औषधियां हैं हमारी ब्रिंघन वाली, जैसे यष्टि मधु, ये सब ये ऐड कर सकते हैं। मैम तो ये जो अर्क रसायन की विधि तो समझ में आ गई कि मतलब केले के पत्ते का अर्क से उसको गीला किया जाता है औषधियों को अंदर और फुटपाथ में, और फिर उसको निचोड़ा जाता है। लेकिन मैम ये समझ में नहीं आया कि उसके बाद की विधि आपने बताई ना, कमल के पत्ते किस प्रकार और हमें बल और शतावरी किस प्रकार, सर बला शतावरी। सर ये भी उसी में ऐड करना है। कमल के पत्ते तो लास्ट में हम रखते हैं ना, फूल उसके ऊपर लास्ट में ठंडक के लिए रखते हैं, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि आइस हमेशा गरम गरम, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे जिसमें वात और पित्त दोनों मतलब
पीक में रहता है सर, उसमें जैसे जलन भी हो रही होती है आईज में, और उसके लिए लास्ट में हम करते हैं ये फुटपाक विधि। ये भी मतलब मेंशन्ड है आयुर्वेद में, तर्पण फुटपाक ये मेंशन्ड है। तो तर्पण के बाद हम फुटपाक करते हैं, ऐसे पहले स्टेप में नहीं करते। मैम वो एक्चुअली पूछ रहे हैं कि जो लोटस के जो पेटल्स हैं तो उसको आई पे हमको रखते हैं, जैसे हम गॉज पीस रखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बस हाँ, वो सिर्फ ठंडक रोज के लिए वाटर बस। का हाँ गॉज पीस रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो पेटल्स को रखते हैं आइस पर, तो वो हाँ जी हाँ कूलिंग जी का और उसका एक्सेस हीट को हाँ, एब्जॉर्ब बस कर वो लेते हैं हाँ उसके लिए। जैसे उत्पल वो उसी के लिए काम आता है चीज। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैम, बहुत ही सौम्य विधि बताई, बहुत ही नई नई दृष्टिकोण देखने को। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा डिस्कशन भी हो गया। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछिए, बताइए। जितना शास्त्रों पे डिस्कशन होता है उतना और क्लियरिटी आती है। डॉक्टर सुचेता साहनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो कृपया बोलिए। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर नेहा मैम बोलिए मैम। खत्म हो गया। नेहा मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं क्या? डॉक्टर नेहा मैम, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं आपको। शायद हैंड रेज किया लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। हाँ, डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोलिए कुछ। अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही है? मैं यहाँ तो दे रहा हूँ ऑप्शन। किसी को कुछ और पूछना है तो बताइए, पूछिए। हाँ हाँ चल। डॉक्टर आरती मैम, अगर आप कभी ये विधि करें तो जरूर शेयर कीजिएगा मैम ग्रुप में, जब भी अगर संभव हो कभी भी आपको। प्रशांत भट्ट जी आपके कितने बार दिखा दिए हैं? प्रशांत भट्ट जी दिखा देंगे, ये तो करते रहते हैं। ये फुटपाक वाली विधि, फुटपाक वाली। फुटपाक वाली, अच्छा। हाँ, गीता मैम कुछ बोलना चाह रही हैं हाँ आप? हाँ सर, आज दो पेशेंट आए जिसको चेस्ट पेन था और दोनों गैस्ट्राइटिस वाले ही थे। तो इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस टाइम तो दोनों को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं था, पेट भी साफ हुआ था, चेस्ट फिर पेन हो भी रहा है इतना ना, सीवियर। तो क्या चेस्ट पेन बोला आपने? हाँ हाँ। तो महानारायण तेल एक ढक्कन पिला दीजिए, ठीक हो जाता है तुरंत। तो वही संखोटी और दूध देके थोड़ी देर बैठाया, इन्वर्स्टेप पिलाया गर्म पानी के साथ। जी। बाकी कॉन्स्टिपेशन होता तो एनिमा देके तुरंत ठीक हो, बस ये देखे तो तुरंत ठीक हो जाता था। दोनों में से एक को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं था। और फिर भी सीवियर चेस्ट पेन, और कल अनलिमिटेड पिज्जा खाया था। दोनों पेशेंट ऐसे ही थे। जी, ये कभी भी क्या होता है, जागरण किया, चिंता किया तो हार्ट पे प्रेशर आता है, या वेग अवरोध किया, मतलब और भी वेग अवरोध किया, उसके वजह से हो सकता है। तो या फिर रस पाचक, रक्त पाचक देके उसका पूरा केस टेकिंग करना चाहिए। हाँ इमरजेंसी वो में तो, तेल। हाँ क्या? हाँ वही उसका तो किया। बाकी की जो गृहिणी की ट्रीटमेंट थी वही स्टार्ट की। तो इमरजेंसी में उसका चेस्ट पेन बंद हो तो वो निकले ना। मेरा 1 घंटा उसके लिए। तो महानारायण तेल दिया, 5 मिनट में मैम ठीक हो जाता है। हाँ बस वही तो, इमरजेंसी में बंद हो तो वो निकले यहाँ से, तो मैं उसके लिए कुछ करूँ। सर, और ये जो पीला पीला सौंधा सौंधा प्रशांत सर ने जो डाला है, ये किस चीज का ये कुआं बनाया है? प्रशांत जी आपसे पूछ रहे हैं। प्रशांत सर, ये जो आपने इतना बढ़िया फोटो डाला है, ये क्या क्या चीजें मिला के बनाया आपने, ये सौंधा सौंधा जैसा जो वेल बनाया? दो चीजें इसमें, दो चीजें मेन है इसमें। एक तो मैदा, सॉरी उड़द का आटा है इसमें। उड़द का आटा और गेहूं का आटा आपको आधा आधा लेना है इसमें। और जैसे दोनों को अगर हम इनकी रोटी निकालते, कितनी निकल जाएगी जैसे यूज करने के बाद? अगर कितनी निकल जाएंगी लगभग, मतलब वो क्वांटिटी आटा नहीं, लगभग मैं कभी डालने मैं रोटी कभी नहीं निकाली इसको, मैं गाय को खिला देता हूँ। वो यूज नहीं करते सर, वो फेंक देते हैं, इसको यूजलेस यूज है। नहीं करना। एक एक आटे की लोई होती ना सर, उतने के बराबर, 2 लोई के बराबर वो नेत्र तर्पण के लिए जो ऑल वॉल बनता है उसको बनाया जा सकता है। हाफ में भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। फुल को उतना जो बनाते हैं उनकी अलग है, बट डिवाइड कर करके बनाए, बोथ आइज को डिवाइड करके बनाए। जो एक साथ बना रहे हैं ना, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। बोथ आइज के अलग अलग घृत को डालें, अलग अलग निकालें, अलग अलग गॉज पीस रखें। जी। तो मैम, ये जो पीला होगा उससे पूरा ट्रिपला सोख लिया है ना पूरा, इसलिए पीला हो गया? नहीं सर, उस मैटर पे आप मत जाइए।
आपका व्हाइट भी ऑल ओवर बन सकता है, उसको मत जाइए आप। आई में हमको वो मेडिसिन डिप करना है, उस पे जाइए आप। कॉशन रहता है एकदम रहने लायक, और उसको आप 20-50 टाइम ऐसे आई बॉल को अप डाउन कराइए, और वो मेडिसिन फिर अलग कर दीजिए, उसको फिर रीयूज नहीं करना। उसको यदि पादाभ्यंग में दे दीजिए, नाभि पूरन में दे दीजिए, ऐसे उसको यूज करने के लिए दे दीजिए जी। और मैम देखिए इसका क्या ऑप्शन होता है, यूज कर सकते हैं सुनिए ना सर? मेरी बात। हेलो, जब आप अलग अलग बनाते हैं ना, दो आप सेपरेट बनाते हैं ना, तो वो खुलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। नहीं इसलिए सर, ये मैं पूरा बना आपने के देखा। बताऊंगी अभी। पिछले नहीं, अगले हफ्ते मेरा आएंगे तो पेशेंट। देखिए, मैं 45 मिनट कंटिन्यू कराता हूँ, मेरा एक बार भी नहीं फूटता। तो मैंने ये जी बहुत मतलब इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि फूटना मतलब एक अच्छा इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन होना, और हाँ, दूसरा फिर नहीं उतनी नहीं, मेहनत वो लगती है बहुत बनाने में। एक्चुअली क्या है सर, ऑल ओवर लगा होता के क्या है, थोड़ा देर सुनिए ना छोड़ मेरी देंगे बात तो ना। सुनिए आप, मेरी बात तो जी। सुनिए आप पूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। होता क्या है हम्म। कि जब आप किसी पेशेंट से बोलते हो कि आपको अपनी आंखें खोलनी है और बंद करनी है, तो कई पेशेंट तो उस चीज को समझ जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों के साथ अपनी भौहों को भी चलाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो हमारा जो बाउंड्री वॉल्व है ना, वो हाँ जी, हाँ जी, कई पेशेंटों में ऐसा होता है जो उनको जानकारी नहीं भी रहती आप है। निश्चिंत हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है वो। तो मैंने तो फिर यही बनाना शुरू किया कि अपन एक अच्छा थोड़ा सा हैवी बनाओ, जिससे वो इजीली आपका हो जाए। सर ये हैवी मतलब आपने दोनों आटे मिला लिए बढ़िया, और उसको उसकी लोई बना ली। लोई बनाने में आप क्या जोड़ने के लिए क्या पानी इस्तेमाल करते हैं? जल? हाँ, पानी इसमें गर्म पानी। जी जी जी। और उससे फिर ये बना रही है जी सर। तो दोनों एक दूसरे को छिड़का देते हैं क्या सर, वो क्या मैदा है, और प्रैक्टिस जो के उड़द है? ऊपर है। आप जब आप बनाओगे ना बार बार, तो आप बहुत अच्छा बना लोगे। अच्छा, मैदा एक बार चिपकता दो अच्छा बार है, उड़द बिगड़ेगा। उड़द हाइट देता है। मैदा गम का तरह काम करेगा, उड़द उसको एक चिपका देगा, हाइट देगा जी। चिपका चिपका के रखेगा वो। उड़द के दाल, जो उड़द का आटा होता है ना, वो बहुत बढ़िया चिपकता है स्किन के ऊपर, तो वो आपका टूटेगा फूटेगा नहीं वो। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। चंद्रशेखर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसी को और कुछ बोलना है क्या? कोई बोलना? राम सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर ये पेशेंट के बारे में बताएं, इनको डायबिटीज और सर पहले थी, जी तो सर इनका ट्रीटमेंट चला था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चला था, तो उसमें कंट्रोल हो जाती, फिर बढ़ जाती कभी कभी। जी, डायबिटिक पेशेंट है तो आप क्या दे रहे हैं दवाई सर? सर इनको अभी वो दिया है, चंद्रप्रभा बटी दिया हुआ है, जी, और सर एक टेबलेट और वो आयुर्वेद की है, वो भी मतलब अ, इसी के लिए ही नहीं, है उस। शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या दिया है? चंद्रप्रभा बटी दिया है सर। उससे शुगर कंट्रोल होगा क्या सर? सर कोई और दवाई ले रहे हैं, ये उसे पता नहीं उसमें क्या योग है, आयुर्वेद की ही ले रहे हैं सर, उससे कंट्रोल है सर। तो वो थोड़ा बताइए ना, उस पे थोड़ा चर्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा, कि उसके साथ कुछ देना है, नहीं तो मतलब कैसे ऐसे बताएं, उसमें क्या घटक द्रव्य हैं? सर मैं पूछ के बताऊंगा पेशेंट से क्या क्या है उसके अंदर, दवाई के जी अंदर जो जी ले रहे हैं जरूर। डायबिटीज के लिए। जी, तो उस पे फिर हम डिस्कस करेंगे, सोचेंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे। जी आधा अधूरा नॉलेज ज्ञान से नहीं पता चलता ना सर। जी। ठीक है सर। ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछिए, बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत दिन हो गया आपकी आवाज ही नहीं सुना सर। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी खाना खा रहे हैं क्या? शायद खाना खा रहे हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप? शशि मैम भी आजकल नहीं बोल रही हैं। सर प्रणाम। सर आप कहाँ थे? कितना दिन से हम ढूंढ रहे थे आपको। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, एक मिनट शर्मा जी से बात कर रहे थे। शर्मा जी जी सर। कैसे हैं? आप तो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे सर। सर एक्चुअली क्या, आपका दिया हुआ ज्ञान कहीं दूसरी जगह बांट रहे हैं अभी तक। कहाँ पे? सर एक जगह पे अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सर अभी थोड़ा सा क्या है, बहुत अच्छे से मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ सर। आपने जो दिया है उसको बहुत अच्छे से उपयोग कर रहा हूँ, और बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ। अच्छा, मतलब पेशेंट देख रहे हैं आप? जी हाँ सर, 100%। और रिजल्ट भी सर बहुत अच्छे आ रहे हैं।
सर जी आपने जो सिखाया है उसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। जी ठीक है सर, आप आगे बढ़ते रहिए, और कहाँ पे है वो बाद में बता दीजिएगा। जी सर, जी सर, मैं सर एक केस के बारे में पूछना चाहता था सर हाँ आपसे पूछिए। सर। पेम्फिगस वल्गैरिस के बारे में पूछना चाहता सर, इसका कुछ इलाज है क्या? 100% है, ऑटोइम्यून डिजीज है। इस पे कल जी लेक्चर ले लूं क्या? बिल्कुल सर, ले लीजिए। मैं आप ग्रुप में लिखिए नवीन सर को कि इस पे एक लेक्चर हो जाए, तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। जी सर, जी सर, फिर मैं लिख दो दूंगा मिनट में सर। नहीं बता पाऊंगा सर, उसको अच्छे से जी बताना पड़ता है। जी सर, जी सर, हाँ, आपका मैसेज सर मैंने देखा था सर। सर सॉरी, मैं आपको क्या करूं, मैं मजबूर हूँ मुझे सर। याद आ रही थी आपकी सर, आप जी शायद सर, मुझे भूल गए, लेकिन मैं नहीं आपको भूला। सर मैं कभी नहीं भूल सकता, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा इस पर से। मैं हर महीने जुड़ता हूँ सर, जी लेकिन मैं क्या करूं सर, रात के 11 बजे तक मैं घर पहुंचता हूँ। फिर अच्छा, मेरा पूरा। इतना हाँ सर। प्रैक्टिस में बिजी हो गया, अच्छी बात है ना नहीं सर। नहीं सर, प्रैक्टिस में नहीं सर, रास्ते में बिजी हो गया हूँ सर। अच्छा रास्ते में वो ट्रेवलिंग में, ट्रेन में टाइम कई बार जो ना नेट मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, मैं आपसे बात नहीं कर पाता, बीच में छूट जाता है, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है सर। हाँ। एक्चुअली सर मैं इस टाइम स्ट्रगल में हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मैंने आपसे जो सीखा है उसका मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ। कई लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ दे पाया हूँ सर। अभी तक हाँ। मैंने बहुत सारे पेशेंट अटेंड किए और बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी कर लिए, हर तरीके के डिसीज के। ऐसा भी नहीं कि पर्टिकुलर कोई डिसीज हो, सिंपल मेडिसिन से, ना कोई पंचकर्म ना कुछ भी नहीं, सिर्फ मेडिसिन, लेकिन हम्म बहुत अच्छा रिजल्ट सर। हम्म पूरा ज्ञान सर मैंने आपका पूरा एक एक नोट करके रखा, मेरी कम से कम 10 डायरियां भर गई, मैंने हर चीज आपकी नोट करी है, जी सर। उसका पूरा उपयोग कर रहा हूँ सर। जी मैं अभी और दूंगा सर, पीडीएफ वगैरह भी दूंगा। रिटर्न जी में सर, सब रहेगा, इंग्लिश में हिंदी में, और फायदा होगा। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत अच्छा है सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। और आपने जो भी टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, फिर सर जी मुझे सर, वो टॉपिक देंगे, मैं पढ़ा दूंगा। जी सर, कभी पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट होती है सर, आप आपसे फोन बात कर करिए ना सकते हैं? मेरे से, हाँ फोन करिए सब। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके और सर। ये शशि मैम, आपका बात अधूरा रह गया था। शशि तिवारी मैम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आपको प्रणाम कल सर। का रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर के बाद थोड़ा अच्छा लगा? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला ना, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो सिर्फ अर्थ समझते हैं, आप जब समझाते हैं तो बहुत अच्छा से एग्जाम्पल जो देते हैं ना, तो उससे फिर चीजें दिमाग में रहती हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी ना आप सर से रिक्वेस्ट करिए ना, रोज रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का एक लेक्चर कर दें। ठीक है सर, मैं ग्रुप में मैसेज डालती हूँ। जी सर, थैंक यू सर। क्या है ना, मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना है, अच्छे से याद करवाना है सबको। ठीक है, थैंक यू। अभी जी सर, थैंक यू सर, हाँ, प्रणाम सर। आप लोगों को और भी बातें करनी होगी, लेकिन हम अब कल करेंगे क्योंकि टाइम का मर्यादा है, टाइम खत्म हो गया है। अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। तो सभी लोग मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू, प्रणाम। खाना पीना खा के सो जाइए, फिर सुबह मिलते हैं। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू।